हमारे चैनल में खुशामदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबहान विला के बड़े से लॉन में हल्की हल्की धूप पड़ रही थी। पूरा लॉन सजा हुआ था क्योंकि आज मेहंदी की तकरीब थी और इसी तकरीब के दौरान निकाह होना था। पूरे लॉन को बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल जो कि असली थे, उनसे लॉन महक रहा था और उसे बहुत तरतीब से इंतहाई खूबसूरती के साथ पूरे लॉन में सजावट के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया था। सब लोग रात को होने वाली मेहंदी की तकरीब के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो अपने कमरे में बैठी अपना बैग तैयार कर रही थी। उसका दिल बहुत ज़्यादा उदास था और वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी अम्मी को बता दिया था कि वो ये शादी हरगिज़ नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने ये समझकर इस बात को आम जाना कि बच्ची है, नादान है, समझ जाएगी और शादी होगी तो बदल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके दिल में जुनैद रच बस गया था और इसने सोच लिया था कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगी तो सिर्फ जुनैद के साथ गुजारेगी। जुनैद ने इसे ख्वाब भी इतने सुहाने दिखाए थे कि वो चाहकर भी उसके असर से निकल नहीं पा रही थी और उसे अपने सगे माँ बाप भी इस वक्त बुरे लग रहे थे, जिन्होंने अपने भाई के बेटे से इसकी शादी करना चाह रहे थे। यानी घर की तकरीब घर में हो रही थी और वो ब्याह कर भी दोबारा से इस घर में आनी थी, यानी सुबहान विला में। लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी और उसने शादी पर एहतजाज भी किया था, लेकिन किसी ने इसकी बात को अहमियत नहीं दी थी। अब इसने फैसला कर लिया था कि इसे क्या करना है। सब लोग मेहंदी के लिए तैयार होने के लिए पार्लर गए हुए थे और वो घर पर बुआ के साथ अकेली थी। बुआ किचन में काम कर रही थी और वो अपने कमरे में मौजूद थी। यहाँ तक कि बुआ ने जब काम ख़त्म किया था तो तमाम लोग तैयार होकर वापस आ गए थे और मरियम और किंजा की जिम्मेदारी थी कि वो इसे तैयार करे। जैसे ही वो इसके कमरे में गई थी तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि वहाँ वो मौजूद ही नहीं थी। उन्होंने आकर सूफिया की अम्मी को बताया था कि सूफिया तो अपने कमरे में ही मौजूद नहीं, हम किसे तैयार करें। ये सुनकर उनके होश उड़ गए और उन्होंने मरियम और किंजा को हिदायत की कि वो ऊपर के तमाम कमरे छान मारें, कहीं वो वहाँ मौजूद ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ तक कि तमाम कमरे देख लिए गए और वो कहीं पर भी मौजूद नहीं थी। अब घर में सब जमा हो गए थे और इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल पेश आ गई थी। यहाँ तक कि मेहमान आना भी शुरू हो गए, लेकिन वो कहीं भी मौजूद नहीं थी। अब सबको यकीन हो गया था, ख़ास तौर पर उसकी वालदा को, कि वो सच कहती थी। इन्होंने ही उसकी बात को संजीदा नहीं लिया था, बल्कि बच्ची समझकर नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन आज उसका नतीजा सबके सामने था। हर कोई उन पर उंगली उठा रहा था और उसे बुला भला कह रहा था और उसकी वालदा बार बार एक ही बात कहे जा रही थी कि मुझसे तरबियत में कहाँ गलती हो गई जो उसने ये इंतहाई कदम उठा लिया। तमाम घर वाले बहुत परेशान थे और उनकी इज़्ज़त दाव पर लगी हुई थी। यहाँ तक कि ज़ुबैर साहब ने तो ये तक कह दिया था कि वो जहाँ कहीं भी मिले उसे लेकर फ़ौरन इनके पास आ जाया जाए और फिर उसे ज़िंदगी भर का सबक सिखाएंगे। ये सुनकर तमाम घर वालों को सांप सूंघ गया था और सब उसकी किस्मत पर अफसोस कर रहे थे कि उसने अपनी किस्मत में खुद अपने हाथों से कांटे लिख दिए थे। ना जाने वो कहाँ की खाक छान रही होगी, क्योंकि घर की शादी थी और वो ब्याह कर भी इसी घर में आनी थी। यानी उसकी शादी उसके चचा के बेटे से होनी थी और वो सब लोग एक जॉइंट फैमिली के तौर पर रहते थे। तो ये बात सबको पता चल गई थी। अब सोचा ये जा रहा था कि उसकी जगह किसका जोड़ हमज़ा के साथ बनाया जाए कि ये शादी कामयाब हो सके। और इस बात के लिए बड़े कमरे में तमाम बड़ों की मीटिंग चल रही थी। अब ना जाने किसके पास दुल्हन का खिताब आना था, लेकिन वो जो घर छोड़कर चली गई थी वो हमेशा के लिए रुस्वा और बर्बाद हो गई थी और सब लोग उसे कोस रहे थे। इसने डरते डरते सुनसान गली को पार किया था
उसने अपने चेहरे पर मुकम्मल तौर पर नकाब लगाया हुआ था ताकि वो पहचान ही ना जा सके। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था जो अपने हाथ में उठाया हुआ था और उसमें ही इसका सामान था। उसने अपने घर से सिर्फ चंद जोड़े उठाए थे और कुछ कैश उठाया था। इसके अलावा उसने कुछ नहीं उठाया था। गली पार करने के बाद उसने अपना मोबाइल निकाला और फ़ोन किया था। दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया था। कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हारी ऑफ़र पर बहुत गौर किया और मैंने उसे कबूल कर लिया है और मैं घर के पास मौजूद बड़े से दरख्त के पास तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, उसने जुनैद से कहा था। दूसरी तरफ जब जुनैद ने यह सुना तो उसे अपना ख्वाब पूरा होता हुआ नज़र आया। मैं अभी आता हूँ, तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। उसके बाद हम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। तुम सब कुछ भूल जाओ और मैं तुम्हें ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दूंगा कि तुम्हें कभी भी उनकी याद नहीं आएगी। जुनैद ने उसे तसल्ली देते साथ साथ मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी भी की थी। जल्दी आओ, मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। सूफिया ने आखिरकार अपना खौफ उसे बता ही दिया था कि वो अंदर से बहुत डरी हुई है। तुम फिक्र ना करो जानेमन, मैं तुम्हारे पास आ ही रहा हूँ। हाँ, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ी शुरू में तंगी होगी तो तुमने कैश उठा लिया है ना? इसने हिचकिचाते हुए वो सवाल किया था जो उसके दिल में खटक रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, जो जो तुमने कहा था वो सब मैंने उठा लिया। सूफिया ने इसे यकीन दिलाया था और एक बार फिर से कहा था कि वो जल्दी इसके पास आ जाए, वरना अगर इसके घर वाले इसे देख लेंगे तो इसका सारा मंसूबा खाक में मिल जाएगा। जुनैद ने जल्द आने की यकीन दहानी कराने के बाद फ़ोन बंद कर दिया और उसने फ़ोन अपने पर्स में डाल दिया था और शिद्दत से उसका इंतज़ार करने लगी थी। उसके दिल में यह खौफ कुंडली मारे बैठा था कि कहीं अगर उसके घर वालों ने उसे यहाँ खड़ा हुआ देख लिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक तो रुसवाई उसके हिस्से में आएगी और फिर जुनैद से भी वो जुदा हो जाएगी और वो ये नहीं चाहती थी। इसलिए उसने जुनैद को कहा था कि वो जल्द अज जल्द इसके पास लौट आए। थोड़ी ही देर बाद उसे जुनैद बाइक पर आता हुआ दिखाई दिया था। उसने कुछ भी पूछे बगैर बाइक इसके पास रोकी थी और वो उसके साथ बाइक पर बैठी और वो बाइक भगाकर वहाँ से ले गया। सुनो सूफिया, हम अपने दोस्त के फ्लैट में जा रहे हैं। पहले हम कुछ दिन वहाँ रहेंगे, फिर मैं घर का इंतज़ाम करूँगा। हमारा निकाह होगा और उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर वालों के पास ले जाऊँगा। जुनैद ने तेज़ी से बाइक दौड़ाते हुए इससे कहा था। सूफिया ने जवाबन सर हिलाया था और कुछ भी नहीं कहा था। उसका दिल बहुत ज़्यादा सहमा हुआ था। वो पहली बार इस तरह घर से बाहर निकली थी और हमेशा के लिए घर छोड़ दिया था। उसके दिल में मुख्तलिफ वसवसे जन्म ले रहे थे, लेकिन वो उन्हें बार बार झटक रही थी, क्योंकि ऐसे यकीन था कि जुनैद उसे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। इसने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी, यहाँ तक कि इतने प्यार करने वाले रिश्तों को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन अब बार बार उसके दिल में ये खौफ सर उठा रहा था कि कहीं अगर उसे जुनैद ने भी धोखा दे दिया तो। लेकिन वो खुद ही बार बार अपने उस खौफ को थपकी देकर सुला रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता। जुनैद उससे बहुत मोहब्बत करता है और जब जुनैद ने उसे ये बात कही थी तो उसके दिल को सुकून पहुंचा था और वो मुतमईन हो गई थी। सुभान विला एक भरा पूरा घर था जिसमें कई ख़ानदान एक साथ रहते थे। सुभान विला दरअसल इस घर की असल मालिक असद सुभानी का था। असद सुभानी की 4 औलादें थीं, जिनमें 3 बेटे थे और 1 बेटी शामिल थी। उनके बेटों में सुहेल सुभानी, अमजद सुभानी और तौकीर सुभानी शामिल थे। वो सब शादीशुदा थे और उन सब की औलादें भी थीं। सबसे बड़े बेटे सुहेल सुभानी के 3 बेटे थे, हमज़ा, उमैर और अरशद, जबकि अमजद सुभानी की 1 ही बेटी थी जिसका नाम था सूफिया, और सबसे छोटे बेटे तौकीर सुभानी की 2 बेटियां और 1 ही बेटा था, मरियम, किंज़ा और ज़ुबैर।
इन तीनों भाइयों की एक ही बहन थी, यानी इन तमाम बच्चों की एक पुप्पो भी थी जो इन्हीं के साथ रहती थी और बेवा थी। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम था अहमद सुबहानी। ये लोग आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे, यहाँ तक कि इन्होंने आपस में रिश्ते जोड़ने का फैसला कर लिया था ताकि इनके प्यार मोहब्बत में कोई कमी ना आ सके और उनके रिश्ते मजबूत से मजबूत तर होते जाएं। इस घर के मकीनों को मोहब्बत से परवान चढ़ाने में उन सबकी बीवियों का हाथ था। अगर वो लोग मोहब्बत से ना रहती तो आज ये घर बिखर जाता, लेकिन उन्होंने मोहब्बत, बर्दाश्त, अदब और एहतराम से इस घर का शिराजा बिखरने से बचा लिया था और सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते थे। यहाँ तक कि अमजद सुबहानी की बेटी के जब बाहर से रिश्ते आना शुरू हो गए तो उसी वक्त सुहेल सुबहानी ने अपने बेटे हमज़ा का रिश्ता सूफिया के लिए पेश कर दिया और यूं उन दोनों की शादी तय हो गई थी। उन दोनों की शादी ख़ानदान की पहली शादी थी। इस घर के तमाम अफराद खुले जहन के मालिक थे और अपनी बच्चियों को भी पढ़ाई करने से नहीं रोका था, बल्कि इस ख़ानदान में लड़का और लड़की दोनों में कोई फ़र्क नहीं किया जाता था। इस घर की तमाम लड़कियां यूनिवर्सिटियां जाती थीं और आला तालीम हासिल कर रही थीं। वहीं इस घर के सबसे पहली पोती सूफिया अमजद सुबहानी की मुलाकात जुनेद आलम से हुई थी, जो ख़ुद को बहुत अमीर जाहिर करता था और उसने 2-3 मुलाकातों के बाद ही सूफिया से इजहार मोहब्बत कर दिया था। सूफिया नरम दिल की मालिक थी और दूसरों की बातों पर जल्द यकीन कर लेती थी। इसी वजह से उसने उसकी बात पर भी यकीन कर लिया कि वो इससे बहुत मोहब्बत करता है और यूं इनकी दोस्ती परवान चढ़ने लगी और बात बहुत आगे बढ़ गई। यहाँ तक कि जब सूफिया को पता चला कि उसकी शादी हमज़ा के साथ की जा रही है तो उसने घर में तूफ़ान खड़ा कर दिया, लेकिन इस तूफ़ान की खबर उसके माँ बाप ने किसी को नहीं होने दी थी और इसे बहुत समझाया था। वो वक्ती तौर पर तो खामोश हो गई थी और उसके वालिदैन समझे थे कि तूफ़ान थम गया है, लेकिन ये तूफ़ान से पहले की खामोशी थी और उन्हें मालूम नहीं हो सका था कि उनकी लाडली बेटी क्या सोचे हुए है। और उन्हें इस बात का अंदाज़ा तब हुआ था जब वो ये घर छोड़कर जुनेद आलम के पास चली गई थी। ये घर की पहली शादी थी, लेकिन मातम में बदल गई थी। यहाँ तक कि अमजद सुबहानी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो कोई सूफिया को मेरे सामने लेकर आएगा, मैं ना सिर्फ उसे इनाम से नवाजूंगा बल्कि सूफिया को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो ज़िंदगी भर उसको याद रखेगी। इस घर के मकीनों के दरो दीवार हिल गए थे जब उन्हें पता चला कि उनकी सबसे लाडली बेटी इस घर की इज्जत को खाक में मिलाकर चली गई थी। और उसी वक्त ये तय पाया था कि हमज़ा की शादी मरियम से कर दी जाएगी। हालांकि हमज़ा सूफिया को पसंद करता था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ था तो उसने खुद ही मरियम के लिए रजामंदी जाहिर कर दी और यूं एक बेजोड़ रिश्ता तय पा गया। क्योंकि मरियम हमज़ा से पूरे 10 साल छोटी थी, लेकिन उसने घर वालों के सामने सर झुका दिया था और यूं ख़ानदान के सामने इन सब की इज्जत रह गई थी। लेकिन सूफिया के साथ क्या होना था ये वक्त ही जानता था, क्योंकि उसने अपने वालिदैन को नाराज़ किया था और जो वालिदैन को नाराज़ करता है तो क्या वो कभी सुखी रह सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। वो लोग बाइक पर ही घंटों का सफ़र तय करने के बाद एक वीरान बिल्डिंग के सामने रुक गए थे। सूफिया ने सवालिया नज़रों से जुनेद की तरफ देखा था। हम कहाँ आए हैं जुनेद? उसके लहजे में खौफ नुमाया था। वो बाइक से उतरा, बाइक एक जगह खड़ी की और इसे कंधों से थामकर इसका रुख अपनी जानिब किया था और इसे कहा था, फ़िलहाल हमने घर वालों से बगावत की है तो हमें यहाँ ही रहना होगा। तो मेरा यकीन करो और मेरा साथ दो, यकीनन हमारी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। और उसके इस कदर मोहब्बत भरे लहजे पर सूफिया ने यकीन कर लिया था और मुस्कुरा दी थी। उसके बाद उसका हाथ पकड़कर वीरान सी बिल्डिंग के अंदर आ गया था, जहाँ दूसरी मंजिल पर पहुँचने के बाद उसने चाबी से दरवाज़ा खोला और वो दोनों अंदर आए थे। वो घर साफ़ सुथरा सा फ्लैट था जो 2 कमरों पर मुश्तमिल था और उसमें एक छोटा सा किचन भी शामिल था। जुनेद ने सूफिया को सोफ़े पर बिठाया था
और ख़ुद हाथ धोने चला गया। और उसके बाद उसने वापस आकर सूफिया से कहा कि अगर वो आराम करना चाहे तो आराम कर सकती है, मैं खाने के लिए कुछ लाता हूँ। वैसे भी शाम हो गई थी और अब रात ढलने वाली थी। इससे पहले कि जुनैद जाता, सूफिया ने उसे पुकारा। जुनैद ने मुड़कर सूफिया को देखा था। मुझे तुमसे कुछ कहना है। सूफिया संजीदा नजर आ रही थी और साथ साथ खौफजदा भी, क्योंकि वो बार बार अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो बाहर जाने के बजाय उसके पास सोफे पर बैठ गया। तुमने कहा था हम पहुंचकर फौरन ही निकाह करेंगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? बगैर किसी रिश्ते की इस तरह नहीं रहना चाहती। प्लीज़ तुम जल्द अज जल्द निकाह का इंतज़ाम कर दो। बिलाखिर जो खौफ उसे खाए जा रहा था उसकी ज़बान पर आ ही गया। जुनैद आलम ने गौर से उसकी तरफ देखा था और फिर उसे तसल्ली दी थी और यकीन दिलाया था। सूफिया, मेरी जान, तुम क्यों परेशान होती हो? मैंने तुमसे वादा किया है जो मैं निभाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं खाने का इंतज़ाम करने जा रहा हूँ, उसके बाद निकाह का इंतज़ाम भी करूँगा। तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाऊँगा। तुम अब मेरी ज़िम्मेदारी हो और मैं अपनी ज़िम्मेदारी में कभी भी खयानत नहीं करना चाहता। उसने इस कदर शीरी लहजे में इसे कहा था कि सूफिया एक बार फिर से मुतमईन हो गई और यूँ जुनैद बाहर चला गया था। जाने से पहले उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। सूफिया बेडरूम में चली गई थी। वहाँ सोने की गर्ज से लेटी थी। उसने बेख्तियार घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई तो घड़ी रात के 10 बजा रही थी। यानी कि अब तक तो सब घर वालों को पता चल गया होगा और घर वालों ने कोई ना कोई इंतज़ाम भी कर लिया होगा। अगले ही लम्हे उसके दिल में ये ख्याल आया था कि उसके वालिदैन पर क्या गुजर रही होगी जब उसे पता चला होगा कि सूफिया उनकी इज़्ज़त खाक में मिलाकर चली गई है। ये ख्याल आते ही वो उठकर बैठ गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे शैतान ने उसके दिल में ये बात डाली थी, ये तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारा ख्याल नहीं किया था। तुम उनके बारे में सोचकर ख़ुद को क्यों परेशान कर रही हो? यह ख्याल आते ही उसने घर वालों की तमाम सोचों पर पर्दा डाल दिया और अपने आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगी। थोड़ी ही देर बाद दरवाज़ा खुला। सूफिया चौंक गई थी और उसने डरते डरते पूछा था कि कौन है। जब जुनैद आगे बढ़ा, उसकी बेतरतीब होती सांसों को देखकर फ़ौरन से उसे पानी का गिलास दिया। वो इस वक्त घर में अकेली थी, तो जब दरवाज़ा खुला था तो वो डर गई थी और रूहानसी हो गई थी। लेकिन जब देखा था कि दरवाजे पर जुनैद आलम था तो उसकी जान में जान आई और वो दौड़कर उसके गले लग गई। जुनैद ने उसे खुद से अलग किया और उसे तसल्ली दी। उसके बाद उन दोनों ने मिलकर खाना खाया था। खाने के दौरान बातों ही बातों में जुनैद ने उससे पूछा था कि कैश और वो तमाम कागजात तुम लेकर आई हो तो मेरे हवाले कर दो, क्योंकि निकाह ख्वां को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। निकाहनामा भी भरना पड़ेगा, शनाख्ती कार्ड वगैरह सबकी ज़रूरत पड़ेगी। वो बज़ाहिर आराम से लहजे में कह रहा था, लेकिन वो पूरी तवज्जो से उसकी जानिब देख रहा था। हाँ हाँ, मेरे पास मौजूद है, बल्कि एक काम करो, तुम ये बैग ही ले जाओ। उसने एक बड़े बैग से छोटा बैग निकाला था जिसमें तमाम ज़रूरी कागजात और कैश मौजूद था, जो वो घर से निकलते हुए अपने साथ लाई थी। जुनैद ने बैग खोल कर देखा तो उसकी आंखें चुंदिया गई थीं और वो एक मकरूह मुस्कुराहट उसके चेहरे पर सजी थी और जल्द ही उसने अपनी इस मुस्कुराहट पर काबू पा लिया था और उस जगह नरम मुस्कुराहट ने ले ली थी। खाना ख़त्म हो गया और अब उसने सूफिया को ये कहा था कि वो गवाह और निकाह ख्वां का इंतज़ाम करने जा रहा है। रात देर भी हो सकती है, इसीलिए तुम सो जाना। सूफिया भी बहुत थकन महसूस कर रही थी, तो उसने जुनैद की बात मान ली और बेडरूम में सोने के लिए आ गई। उसने जुनैद की हिदायत पर बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया था और उस वक्त तक वो जागती रही थी, जबकि बाहर का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ नहीं आई थी। बहुत ज़्यादा जागने की वजह से उसे बहुत नींद आने लग गई। उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे। उसके जहन में यह ख्याल ज़रूर आया था कि रात के इस वक्त उसे कहाँ से गवाह
और निकाह ख्वाह मिलेंगे। लेकिन फिर न जाने क्यों उसका जहन गनूदगी में जाने लगा था, इसलिए इसने ज़्यादा नहीं सोचा और थोड़ी ही देर बाद वो नींद की वादी में गुम हो गई थी। किसी शोर से इसकी आंख खुली और जैसे ही उसने आंख खोली तो उसका सर एकदम से जैसे चकराया। उसने बमुश्किल खुद को संभाला और खड़ी हुई थी, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। सुबहान वेला में हमज़ा और मरियम की शादी तो तय हो गई थी, लेकिन ये शादी भी घर की खुशियों को मुकम्मल ना कर सकी, क्योंकि शादी के दौरान ही अमजद सुबहानी सख्त बीमार हो गए और उन्होंने अपनी बेटी का सदमा ले लिया था। उनकी बेगम साहिबा बेगम नुसरत उन्हें दिलासा दे दे कर थक गई थी और अब उनका ज़्यादातर वक्त जाए नमाज पर ही गुजरता था। हमज़ा और मरियम ने तो अपने रिश्ते में समझौता कर लिया था और एक दूसरे को कबूल भी कर लिया था, लेकिन अमजद सुबहानी ऐसे झुके थे कि फिर सर उठाकर अपने भाई की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सके। वो जब भी उन्हें देखते थे तो उनके सामने हाथ जोड़ देते। हालांकि सुहेल सुबहानी ने उन्हें समझाया था कि वो इनसे नाराज़ नहीं है, बल्कि इस घर की खुशियों को ही किसी की नज़र लग गई थी। मेरी दुआ तो यही है कि सूफिया जहाँ रहे खुश रहे और उसे मुखलिस बंदा मिले। ये सुहेल सुबहानी की मोहब्बत ही थी कि सूफिया के इतने ज़्यादा बुरे कदम के बावजूद भी उन्होंने इसे बद्दुआ नहीं दी थी, बल्कि खुश रहने की दुआ दी थी। दूसरी तरफ नुसरत बेगम के लबों पर हर वक्त यही दुआ रहती थी कि उनकी नन्ही परी जो बहुत बड़ी हो गई थी, उसे माँ बाप की खुशियों की भी परवाह नहीं रही थी और इस घर को छोड़कर चली गई थी। जहाँ रहे खुश रहे और हर मुसीबत उससे दूर हो जाए और उसको एक आंच भी ना आने पाए। लेकिन कौन जाने किसकी दुआ में कबूलियत का असर है और किसकी दुआ में नहीं। सूफिया का नसीब कोई नहीं जान सकता था और ना ही कोई मुस्तकबिल जान सकता था कि उसके साथ क्या होने वाला था। वो सामने का मंजर देखकर शशतर रह गई थी और उसकी टांगें कांपने लगी थी। वो थर थर कांप रही थी। वो फौरन से पीछे हो बैठी क्योंकि उसके सामने जुनैद बग़ैर शर्ट के खड़ा हुआ था और इसकी जानिब देखकर मकरू अंदाज में हंस रहा था और इसकी जानिब बढ़ रहा था। हालांकि उसने तो सूफिया को यकीन दिलाया था कि वो निकाह ख्वाह का इंतज़ाम करने जा रहा है, लेकिन वहाँ ना तो कोई गवाह था और ना ही कोई निकाह ख्वाह, बल्कि इसके अंदर वाज़िहा तौर पर शैतान अपने नफ्स के साथ नाचता हुआ नज़र आ रहा था। सूफिया ने उसके आगे बढ़ने पर बेख्तियार हाथ उठाकर उसे कहा था कि जुनैद, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे, तुम ऐसा मत करो, हमारी मोहब्बत को दागदार मत करो, इसे पाकीज़ा ही रहने दो, खुदा के लिए, तुम्हें खुदा का वास्ता है। इसकी बात सुनकर जुनैद हंस पड़ा था। मैंने यूनिवर्सिटी के पहले दिन से ही इतने पापड़ इसलिए नहीं बेले थे कि तुम्हारी इस वाज़ और नसीहत में आ सकूं, वो बेख्तियार कहकहा लगा रहा था। अल्लाह का वास्ता है तुम्हें, अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम उसी मोहब्बत का लिहाज कर लो। खुदा का वास्ता है कोई ऐसा कदम मत उठाओ। वो बार बार उसे कहते हुए पीछे की तरफ हटती जा रही थी और उसने जुनैद के सामने हाथ जोड़ दिए थे। देखो माय डार्लिंग सूफिया, मुझे तुमसे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया, लेकिन तुम्हें हासिल करने का भी एक चांस है मेरे पास, बस सिर्फ आज की रात, और उसके बाद तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो जाओगी। और सूफिया के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी जब उसे जुनैद के नापाक अज़ाइम का इल्म हुआ था। उसका दिल चाहा था कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए और आसमान उसके ऊपर टूट पड़े और वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ तक कि जुनैद आगे बढ़ा और उसके सर पर लिपटा हुआ दुपट्टा खींच डाला। वो बेख्तियार नंगे सर हो गई थी और उसने खुद को अपने हाथ पैर लपेट कर छुपाना चाहा था। सूफिया को अंदाज़ा हो गया था कि जुनैद की मोहब्बत तो पहले दिन से ही झूठी थी, उसमें खोट था और उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, और सूफिया ने उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया था।
उसे जुनैद की मोहब्बत दिखाई दी थी जो कि कहीं अपना वजूद ही नहीं रखती थी। देखो, मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझे हासिल करना चाहते हो तो, लेकिन प्लीज़ इस तरह नहीं। तुम पहले मुझसे निकाह कर लो, उसके बाद भले ही तुम मुझे छोड़ देना, लेकिन प्लीज़ निकाह के बगैर कोई रिश्ता ना जोड़ो। वो ज़ारू कतार रोते हुए उसके आगे अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी और रोती चली जा रही थी, लेकिन जुनैद पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो सूफिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, यहाँ तक कि उसने सूफिया को बालों से पकड़ा और धक्का देकर पलंग पर गिरा दिया। सूफिया ने बेख्तियार किसी हथियार की तलाश में नज़र दौड़ाई थी, लेकिन वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं था। यानी उसे पहले से इल्म था कि सूफिया ऐसी कोई हरकत करेगी, इसलिए उसने पहले से ही तमाम चीज़ें वहाँ से हटा दी थी जिससे उसके ज़ख्मी होने का ख़तरा हो। अब सूफिया के पास हार मानने के सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन वो आखिरी वक्त तक कोशिश करना चाहती थी। उसने जुनैद से कहा था कि मैंने सारी प्रॉपर्टी, अपने सारा कैश सब तुम्हारे नाम तो कर दिया है, यहाँ तक कि सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर भी तुम मुझसे क्यों इस तरह का बदला ले रहे हो। उसने एक आखिरी कोशिश की थी और बेतहाशा सिसकियों से रो रही थी, लेकिन जुनैद पर तो जुनून सवार था और ऐसा महसूस होता था कि जैसे उसके कान बंद हो चुके हों और वो कुछ सुनना ही ना चाहता हो। यहाँ तक कि उसने सूफिया को दागदार कर दिया था और वो अपनी इज्जत को हार गई थी। जुनैद ने उसकी इज्जत को दाग लगा दिया था, वो भी बग़ैर किसी शरई रिश्ते के, और ये सूफिया ने उस पर भरोसा करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। यहाँ तक कि अपनी इज्जत ही लुटा दी थी और वो तही दामा हो गई थी और पलंग के किनारे पर टेक लगाकर बैठी हुई किसी उजड़े चमन की मानने लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, दुपट्टा दूर पड़ा था और वो खुद किसी हारे जवारी की तरह मुसलसल फ़ज़ा में घूरे जा रही थी। उसके चेहरे पर काजल फैलकर बह गया था और वो बिल्कुल साकित बेहिस्सो हरकत वहाँ बैठी हुई थी। ऐसा महसूस होता था जैसे कोई अपना सब कुछ लुटाकर बस जिंदा लाश बन गया हो। उस वक्त सूफिया की मिसाल ऐसी ही थी। जुनैद ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि सूफिया को मालूम हुआ था कि वो ममनू अशिया भी इस्तेमाल करता है, और उसकी इज़्ज़त को तार तार करने के बाद वो उसके ज़ेरे असर बेसुध पलंग पर पड़ा हुआ था। सूफिया को अब उससे कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि सूफिया को अब अपने आप से, अपने वजूद से घिन आ रही थी, जिसने अपने माँ बाप को धोखा देकर इस घटिया इंसान पर भरोसा किया था और मुँह की खाई थी, और ऐसी गिरी थी कि फिर दोबारा कभी नहीं उठ सकी। उसने अपने वालिदैन की इज़्ज़त खाक में मिलाई थी, खुद उसकी इज़्ज़त खाक में मिल गई, और जिस इज़्ज़त भरी ज़िंदगी का वो तसव्वुर जुनैद के साथ कर रही थी, उसका तसव्वुर ही धुंधला गया था, बल्कि उसका तसव्वुर ही मिट गया था। अब वो बेहिस्सो हरकत वहाँ बैठी हुई थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक जिंदा लाश वहाँ मौजूद हो और हल्के हल्के सांस ले रही हो, बाकी उसमें ज़िंदगी की कोई भी रमक मौजूद ना हो। ज़िंदगी ने ऐसा इम्तहान लिया था कि वो हार गई थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ज़िंदगी का ये इम्तहान तो अभी शुरू हुआ है और इसकी ज़िंदगी इम्तहानों से भरी हुई है, क्योंकि उसने घर से बाहर कदम निकालकर बहुत बड़ी गलती की थी और ये भूल गई थी कि घर से बाहर मौजूद तमाम मर्द एक औरत के लिए दरिंदे ही होते हैं, और उसने इसी में एक दरिंदे को अपना मोहसिन समझा था, लेकिन जल्द ही उस दरिंदे ने अपनी असलियत इसे बता दी थी और अब वो अपनी अकल पर मातम कर रही थी जिस पर पर्दे पड़ गए थे। जुनैद ने उसे एक रात के लिए इस्तेमाल किया और अब वो इसके लिए एक टिश्यू पेपर से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। उस वक्त वो वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था और वहाँ आकर उसने सूफिया की तरफ देखा था। वो इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरे सदमे में डूबी हुई हो। मोहतरमा को सदमा तो ऐसा लगा है जैसे खुद बहुत पाक साफ थी। क्या मेरे साथ आते वक्त ये अंदाज़ा नहीं हुआ था कि मैं एक मर्द हूँ
और मर्द के सर पर हर वक्त जुनून सवार रहता है। उसने सूफिया का जबड़ा अपने हाथों में लेकर नफरत से कहा। सूफिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसका हाथ झटक दिया। वो अब रो रो कर भी थक चुकी थी। उसका जिंदा रहने का एहसास भी ख़त्म हो गया था। वो एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। कम ऑन, मूव ऑन कर जाओ, घर जाओ, उनसे माफ़ी मांग लो। और हाँ, एक बात, मैं तुम्हें वो कैश और वो प्रॉपर्टी वापस नहीं करूँगा, क्योंकि उसी के लिए तो मैंने ये सब कुछ किया था। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी इज्जत के साथ जो कुछ मैंने किया वो 2 in 1 ऑफ़र थी, इस वजह से मैंने कबूल कर ली। यानी जुनैद की दरिंदगी अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि वो मज़ीद गुस्ताखी कर रहा था। सूफिया ने बेख्तियार उसकी जानिब देखा और फिर थूक दिया था। ये कम अज़ कम था जो सूफिया ने उसके साथ किया था, जबकि जुनैद ने तो दरिंदगी की हर हद पार कर दी थी। लेकिन यूं सूफिया का थूकना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसी वक्त उसके सामने अपने 3 आवारा दोस्तों को फ़ोन मिलाया और कहा था कि सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हारे लिए एक शिकार ढूंढा हुआ है जो अजीम के फ्लैट पर मौजूद है। बड़ा मस्त आइटम है, फ़ौरन से वहाँ पहुँचो और अपनी रात हसीन बनाओ। ये कहकर उसने फ़ोन बेड पर उछाल दिया और वहाँ से जाने की तैयारी करने लगा। सूफिया यह सुनकर तड़प कर उछल कर उसके पास गई और उसके कदमों में गिर गई। खुदा के लिए तुम्हें इस मोहब्बत का वास्ता जो मैंने कभी तुमसे की थी, अपने दिल में एक बार झांक कर तो देखो। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया वो एक अलग कहानी है, लेकिन अब तुम अपने दोस्तों को भी दावत दे रहे हो। ये जुल्म की कौन सी इंतहा है? जुनैद आलम, तुमसे अल्लाह पूछेगा। जुनैद आलम, तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है मैं उसे कभी नहीं भुला पाऊंगी। वो चीख चीख कर रो रही थी और उसे रुकने का कह रही थी, और जुनैद आलम उसकी इस हालत से महजूज हो रहा था और उसे सूफिया को रोते हुए देखकर बहुत लुत्फ आ रहा था। और सूफिया का दिल चाह रहा था कि वो इसी वक्त इस दुनिया से रुखसत हो जाए, ताकि अब जो क़यामत उस पर टूटने वाली है वो इसे देखने से पहले ही इस जहाने फ़ानी से कूच कर जाए। लेकिन उसकी ख्वाहिश कैसे पूरी हो सकती थी? यहाँ तक कि जुनैद ने उसे पाँव की ठोकर मारकर खुद से दूर किया और वहाँ से चला गया था। अब सूफिया ने पूरा घर छान लिया था, लेकिन वहाँ कोई भी ऐसी खिड़की नहीं थी जहाँ से वो कूद कर घर से भाग जाए। जो कोई खिड़की भी मौजूद थी उसे ताला लगा हुआ था। अब सूफिया को सही मायनों में अंदाज़ा हो गया था कि जुनैद आलम का शुरू से यही मंसूबा था कि वो सूफिया का दिमाग घुमा दे और उसे अपनी मोहब्बत में पागल कर दे, यहाँ तक कि उसकी प्रॉपर्टी और पैसों तक को हड़प कर जाए। जुनैद आलम में सूफिया के सामने खुद को बहुत अमीर जाहिर करवाया था। इसी वजह से सूफिया उसकी मोहब्बत के जाल में फंस गई थी कि वो इतना अमीर है और वो क्या इसकी प्रॉपर्टी पर नज़र रखेगा। लेकिन वो गलत थी और वो झूठा था। उसने सूफिया को धोखा दिया था और इसी धोखे की वजह से सूफिया की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। जुनैद को गए हुए अभी 10 मिनट ही हुए थे। फ्लैट का दरवाज़ा खुला था और सूफिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि सबका मंसूबा, सबके पास इस घर की और इस फ्लैट की अलग से चाबी मौजूद थी। वहाँ इसके 3 आवारा दोस्त मौजूद थे। उन्होंने सूफिया को देखकर बाकायदा एक दूसरे को तालियां मारी और वो दोनों सोफे पर बैठकर आपस में बातचीत करने लग गए। उनमें से एक सूफिया को ऑर्डर किया कि वो जल्द अज जल्द उनके लिए चाय तैयार करे, यानी उन्होंने सूफिया को इस धंधे वाली ही समझ लिया था। सूफिया ने भी चुपचाप उनके लिए चाय बना कर रख दी। वो जहन में जमा तफरीक कर रही थी और वो देखना चाहती थी कि उन्होंने फ्लैट का दरवाज़ा बंद भी किया है या नहीं। अभी वो लोग बेडरूम में बैठकर बातें कर रहे थे कि सूफिया चुपके से मेन डोर के पास आई और उनसे नज़रें बचाकर उसने जैसे ही लॉक घुमाया तो लॉक खुल गया। वो लोग डबल लॉक करना भूल गए थे और सूफिया ने भी सोचे समझे दरवाज़ा खोलकर आहिस्तगी से दरवाज़ा भी बंद कर दिया। यहाँ तक कि वो बिल्डिंग से बाहर निकल आई थी
और एक सिमत दौड़ी चली जा रही थी। दौड़ते दौड़ते वो बहुत दूर निकल आई, यहाँ तक कि एक जंगल वीराने में बैठकर उसने गहरे गहरे सांस लिए। और जब जब्त का बंधन टूट गया तो वो बेख्तियार वहाँ रो पड़ी और इस ऊंची आवाज़ में रोई कि उसकी आवाज़ इस वीराने में गूंज कर उसके पास वापस आ रही थी। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, यानी वो पूरी रात भागती रही थी। उसके पांव जख्मी हो गए थे और जगह जगह कांटे चुभे थे, लेकिन रूह पर जो जख्म लगे थे उन जख्मों की तकलीफ की वजह से वो रो रही थी। अब वो कभी भी घर वापस नहीं जाना चाहती थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो खुद को ख़त्म कर ले और हमेशा हमेशा के लिए इस तकलीफ से छुटकारा हासिल करके। उसके रोने में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसके रोने में इजाफा हो रहा था। उसे इसी असना में महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो बेख्तियार डर कर उछल पड़ी और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक फ़कीर खड़ा था और इसे रोता हुआ देखकर उसने सूफिया से जो कुछ कहा उसे सुनकर सूफिया हैरान रह गई। उस फ़कीर ने सूफिया से कहा था कि तेरा अल्लाह तेरे साथ है, तू रो मत बेटी। जो कुछ उसने तेरे साथ किया है वही उसके साथ अल्लाह ताला ने किया है। तू जा और जाकर उसका अंजाम देख। तेरी माँ की दुआ हर वक्त तेरे साथ है और उसने तुझे उन आवारा लोगों से भी बचाया है। सूफिया उस फ़कीर की बात सुनकर शल हो गई थी और उसका दिमाग सुन हो गया था। वो फ़कीर को जानती तक नहीं थी, वो इसके बारे में कैसे सब जानता था। इसी बात में वो गुम हो गई। यहाँ तक कि फ़कीर ने फिर से उसे याद दहानी कराई थी और वो सरपट बग़ैर कुछ सोचे समझे उस जगह वापस भाग गई थी जहाँ से वो वापस आई थी। उसके जहन में फ़कीर की आवाज़ गूंज रही थी कि तेरी माँ की दुआ ने तुझे मज़ीद बर्बाद होने से बचा लिया है। वो भागती हुई गई, यहाँ तक कि वो इसी फ्लैट के पास आ गई और वो वहाँ का मंजर देखकर वहीं गिर गई थी। वहाँ बहुत से लोग जमा थे और वहाँ 4 लोगों की लाशें पड़ी थीं जो बेहिस्सो हरकत मौजूद थे। उनमें से एक को तो अच्छी तरह पहचानती थी, वो कोई और नहीं बल्कि जुनैद आलम था। पुलिस मुकाबले में ये चारों दोस्त हलाक हो गए थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी डकैती की थी और उसके बाद फरार हो गए थे और यहाँ वीरान फ्लैट में पुलिस के हाथों लगे और उसी वक्त पुलिस ने मुकाबले में उन्हें मार दिया। जिसने इसकी इज्जत दागदार की थी, जिसने इसको कहीं का नहीं छोड़ा था, उसे अल्लाह ने ऐसी सज़ा दी थी कि वो इबरत बन चुका था। ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। सूफिया ने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि वो बरवक्त फ्लैट से भाग गई, वरना फिर अगर वो पुलिस के हाथ आ जाती तो जो रही सही इज्जत उसके हाथ में मौजूद थी वो उससे भी गुजर जाती। चूँकि खबर पूरे शहर में फैल गई थी और जुनैद आलम की तस्वीर को उसकी माँ ने भी देखा हुआ था, तो उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि सूफिया को धोखा हुआ है और उन्होंने सूफिया को ढूंढने की कोशिशें तेज़ कर दी थी। सूफिया उन्हें एक यतीम खाने से मिली थी जहाँ वो यतीम बच्चों की परवरिश में अपनी ज़िंदगी वक्फ कर चुकी थी। सूफिया को ढूंढने में उन्हें पूरे 6 महीने लगे और इन 6 महीनों में सूफिया वो नहीं रही थी जो वो 6 महीने पहले थी और इस घर से निकली थी। वो उसे मनाकर घर ले आए थे और उसने इन सब के पाँव पड़कर माफ़ी मांग ली और उसके बाद उसकी बेवा पुप्पो ने आगे बढ़कर उसका रिश्ता अपने बेटे अहमद सुबहानी के लिए लिया था और यूँ उसने घर वालों के फैसले के आगे सर झुका दिया। वैसे भी वो कभी सर उठाने के काबिल नहीं रही थी। ये उसके घर वालों का ज़र्फ था कि उन्होंने इसे माफ़ कर दिया था। यूँ वो अहमद सुबहानी की दुल्हन बनकर फिर से घर में रह रही थी। घर वालों ने ज़हनी तौर पर जो उसके जहन में इस पूरे वाक़े के बाद खला पै गया हो गया था, उसे दूर करने के लिए साइकेट्रिस्ट की मदद भी ली थी और यूँ वो दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लौट आई। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के इस पहलू को कभी नहीं भूल सकती थी, बल्कि वो अब जहाँ भी टीचिंग करती थी तो एक ही बात कहती थी कि कभी किसी मर्द पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर के मर्द के अलावा तमाम मर्दों को अगर दरिंदे ना भी हों तो लड़कियों को दरिंदे ही समझना चाहिए।
क्योंकि ज़रा सा भरोसा पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। इस बात को उसने नौजवान लड़कियों के जहनों में डालना शुरू कर दिया था, ताकि वो उन नौजवान लड़कों की गुमराही में ना आ सके जो बाद में उनकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। और यही अब सूफिया की ज़िंदगी का मकसद बन गया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।